शहजाद चौधरी साहब, ये पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि जो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले, जो बयानात और जो सूरत हाल है, उसने कहीं एमओयू को पीछे रख दिया है। उसकी तशरीह के अंदर भी अपनी अपनी तशरीह दिखाई दे रही है। क्या अब दरअसल हुर्मुज़ पर कंट्रोल मशरिक़ वुस्ता की सियासत का असल फैसला करने जा रहा है? हुर्मुज़ बहरहाल अभी भी एक जिसे कहते हैं ना कि बार्गेनिंग चिप है, एक लेवरेज है। मसला मकसद कुछ और है। हुर्मुज़ बेशक सामने आया है और इसलिए सामने आया है कि बिल्कुल ईरान के पहलू में बहता है। लेकिन ईरान को शायद इस जंग के बाद जो अपनी अहमियत का एहसास हुआ है कि मैं तो काफ़ी अहम हूँ, यानी मैं कायम रहा, लोगों ने मेरी बड़ी पजीराई की ईरान की, और ईरान का नाम उठा, सामने दुनिया के आया। ईरान अपने शेकल से तोड़ के, जो 47 साल की उनके पास जो अलहदगी थी, उसको छोड़ के आगे आया दुनिया में। उसको उसको इम्पोर्टेंस, अहमियत बनी। लेकिन साथ ही साथ उसने कहा कि अगर ये जो 21 मील का जो स्ट्रेट है, ये जो आबनाए है, ये जो हुर्मुज की, इसके ऊपर भी अगर ईरान का नाम और ईरान का ठप्पा लग जाए तो क्या ही बात है। यानी आइंदा पुश्तों के लिए पता लग जाए कि इसके ऊपर कंट्रोल सिर्फ 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 और सिर्फ ईरान का। प्रॉब्लम यह है कि वो जो आबनाए है वो सिर्फ 21 मील चौड़ी है, और 21 मील में से 12 मील उसमें से ईरान का हिस्सा है। वैसे तो ओमान का भी 12 बनता है, लेकिन 12 और 12 24 बनते हैं, तो 3 मील किसी ना किसी को देने पड़ेंगे। तो हम फॉर सम टाइम ये समझ लेते हैं कि ओमान ने अपने 3 मील कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए, और कहा कि ईरान 12 मील ले ले। अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, यानी हर मुल्क की अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसकी जो एक्सटेंशन है अपने कोस्ट लाइन से 12 मील होती है। तो 12 मील तक तो ईरान का बिल्कुल हक है कि वो इस पर फैसला करे कि कौन यहाँ पे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बाकी 9 मील है वो मान के हैं, वो चाहता है कि वो उनको भी कंट्रोल करे। अब इसको हमें स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, कहीं ना कहीं पे लीगली दुनिया की सियासत के हिसाब से जज करना पड़ेगा कि क्या ईरान ज्यादती कर रहा है या ईरान ज्यादती नहीं कर रहा। मेरा अपना ख्याल है ईरान, ये असल में बातचीत चूंकि शुरू नहीं हुई, या बहुत लोअर लेवल के ऊपर है, वो उस लेवल पे बातचीत को आने ही नहीं देना चाहता जहां पर कि उसको बैठ के गहरी बातचीत करनी पड़े, चाहे वो हुर्मुज़ के बारे में हो, चाहे वो न्यूक्लियर मामलात के बारे में हो। मेरा अपना ख्याल ये है। और दूसरा पहलू है इस आपके सवाल का कि वो न्यूक्लियर के बारे में बात को डिले करना चाहता है, करना ही नहीं चाहता उसके बारे में बात। तो उसको वक्त बाय कर रहा है, और वक्त बाय करने के लिए इससे बेहतर चीज और कोई नहीं है, जिसमें कि उसने सबको, दुनिया को घेर के रख लिया है। दुनिया की नजरें सिर्फ अपना हुर्मुज़ पे जम गई हैं। वो पीछे क्या कर रहा है वो किसी को शायद इतना जल्दी नजर ना आ रहा हो। ख्याल ये किया जा रहा है कि नटैंज, जो उसका एक सेंट्रीफ्यूज और उसका एनरिचमेंट का एक जो जगह थी जिसको तबाह किया गया पिछले साल, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो रही है जहां पर कि उसको निकाल के वहां पर साथ ही उसके करीबी, यानी कुछ दूर, पिकैक्स माउंटेन्स है। पिकैक्स माउंटेन्स एक जगह है वहां पे जिसके अंदर के नीचे और एक एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान की सीक्रेट बनाई गई है। तो वहां से सामान उठा के वहां ले जाया गया। आईएईए वाले जो हैं ये कर रहे हैं, यानी दिस इज इन द प्रोसेस। आईएईए वाले कह रहे हैं कि हमें वहां पे मुल्क में आने दो, और हम आके हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले। लेकिन ईरान इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि वो चाहता है कि फिलहाल हुर्मुज़ पे ही लोग फंसे रहें, चाहे वो मशरक़ वस्ता है, चाहे अमेरिका है, चाहे कहीं और है, चाहे दुनिया है, चाहे तेल की मार्केट्स हैं, सब कुछ उधर ही फंसा रहे, और दुनिया का नजर इससे सर पर ये हट जाए उनकी नजर से। तो ये दूसरी वजह बनती है। तीसरी वजह यह है कि अगर से सब कुछ हो रहा है और हुर्मुज़ भी मिल जाता है, तो उसके बाद फिर क्या मजा है, क्या अगर मशरक़ वस्ता पे कोशिश की जाए कि मशरक़ वस्ता के मुल्क इतने मजबूर हो जाएं कि वो कहें कि हाँ जी आमीन, आप ही हमारे लीडर हैं आइंदा, और अमेरिका को हम यहाँ से निकाल देंगे, और इजारादारी मुकम्मल तौर पर ईरान की हो जाए। मसला यूं है कि वो जो मुल्क हैं जो वहां बैठे हैं, उनका तल्लक ईरान के साथ कोई बहुत अच्छा दोस्ताना तल्लक तल्लक नहीं है। तो उस लकीर को पक्का करना है, या उस लकीर को अभी मध्यम ही रखना है, ताकि उसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत उसके ऊपर मरम पट्टी करके मामलात को सुधार लिया जाए, ये ईरान के बस में है और ईरान ये कर सकता है। तीसरी बात, ये अगले 15-20 साल के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी जो तेल गैस टाइप चीजें हैं, गैस तो नहीं, तेल खासतौर पर ऑयल जिसे कहते हैं, इसकी जरूरत शायद दुनिया में कम होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चली जाएंगी। तो लोगों का ख्याल ये है, खासतौर पर यूएई और बाकी जिनके पास तेल है, कि ये 20 साल हैं बेचने के लिए, जितना बेच सकते हो उसको बेचो। अब अगर अमेरिका ला के वहां पे अपना हुर्मुज़ के तो ऊपर नहीं, लेकिन पीछे करके जैसे उसने ब्लॉकेट लगाया था, अब डॉलर कमाने के चक्कर में बैठ जाएगा, तो ईरान भी वहां से अपना तेल नहीं बेच पाएगा। बहरहाल ये ईरान के सोचने की चीजें हैं, हमारे सोचने की नहीं है। तो ईरान इन तीन जोतों पे चल रहा है। मेरी नजर के अंदर बुनियादी तौर पर वो बातचीत नहीं करना चाहता, वक्त बाय कर रहा है, ताकि वहां से मामला जितने हटा के और फिर जितना फायदा उसके बाद, हाँ किसी वक्त अनाउंस कर देगा कि मेरे पास अब जौहरी हथियार आ गया है, और अब भले अब जिसने जो करना है कर लो।
और एक और चीज ये भी याद रखें जी। कि वो जो इंपॉर्टेंस है अपना हुर्मुज की, वो उस वक्त तक होती है जब सब उसको इस्तेमाल कर रहे हो। जब इस्तेमाल अगर सिर्फ ईरान ही इस्तेमाल कर रहा हो तो फिर तो खत्म हो जाएगी ना बात, बिल्कुल क्योंकि दुरुस्त। बाकी लोग पाइपलाइन बिछा लेंगे, कुछ और तरीके अपना लेंगे। इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी परली तरफ को निकल गए। सही। यूएई के पास भी फुजैरा है, वो भी वहां से निकल जाएगा। हाँ, ओमान भी अलहदा है, बिल्कुल। सिर्फ एक कतर फंसा रहेगा। तो कतर को कोई रास्ता जरूर चाहिए होगा, हो सकता है वो गैस पाइपलाइन बना ले, एलएनजी की कुछ और तरीके बना ले, ठीक लेकिन हो बाहर सूरत कतर इस वक्त सबसे मजबूर मुल्क है। दुरुस्त है। रज़ा रूमी साहब, अमेरिका ने वादा खिलाफी की, ये ईरान कह रहा है मुफाहमती याददाश्त मुकम्मल तौर पे भी, फिर शिक 5 का हवाला दे रहा है कि अभी मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। शिक 5 में क्या है कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं, और कितना वक्त तेहरान के पास मौजूद है कि ये आबना हुर्मुज को इसी तरह लटका के रखे। यानी कि इस वक्त यूरोप से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, चाइना भी आज कह रहा है, ट्रंप खुद कह रहा है कि हम आबना हुर्मुज संभालने जा रहे हैं। तो ये वक्त बाय करते करते कहीं वक्त ईरान के हाथ से निकल ना जाए। जी देखिए, ये खदशा तो बिल्कुल है कि जिस तरीके से ईरान ने इस पूरे मामले के ऊपर अपनी एक पोजीशन ली है और दोबारा से अपना हुर्मुज को इस्तेमाल किया है एक तुर्क के पत्ते के तौर के ऊपर, वो कहीं महंगा ही ना पड़ जाए और उल्टा ईरान के गले ही ना पड़ जाए। तो ये बिल्कुल, और जैसे आपने अपने प्रदाइये में कहा कि पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल ओपिनियन जो है इस वक्त वो उसका वो हाल नहीं है या वो आलम नहीं है जो कि जंग के वक्त था और ईरान की फेवर में टिल्टेड था। इस वक्त लोग यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बनी कि ईरान इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है जिससे कि ये पूरा एमओयू और पीस प्रोसेस खतरे में पड़े और फिर उसके मुज़मिरात जो हैं वो दुनिया की तकरीबन हर मईशत जो है उसको भुगतने पड़े। तो मेरे ख्याल से इसमें ईरान की कैलकुलेशन ये है, और किसी हद तक वो दुरुस्त भी है, उनका ये ख्याल है कि अमेरिका भी फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी तमाम तर भड़कों और सख्त बयानात के बावजूद दोबारा से जंग का आगाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की अब लिमिटेशंस हैं। वहाँ पर एक इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है और आने के 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वहाँ पर इंतखाबात जो हैं वो मुनक्किद होने हैं। तो इस वजह से अमेरिका जो है वो अवॉइड करेगा कोई ऐसी कार्रवाई कॉन्फ्लिक्ट को जो कि दोबारा से अमेरिकी मईशत को मुसीबत में डाल दे और सियासी जो है रिपब्लिकन पार्टी के जो उसका मुस्तकबिल है उसको भी खतरे में डाल दे। तो ये है ईरान की बुनियादी कैलकुलेशन। और दूसरी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि चूंकि बहुत से नाजुक और पेचीदा मसाइल के ऊपर मुज़ाकरात होने हैं, इसलिए जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे तो आपके पास अपना एक एस का पत्ता या तुर्क का पत्ता या आपकी जो ताकत की कम से कम प्रोजेक्शन हो कि आप नए हुर्मुज पर अभी भी आपका कंट्रोल है और वो कंट्रोल तस्लीम किया जाए और फिर बात की जाए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। ये अब सारी बातें जो हैं ये कैलकुलेशंस ही होती हैं। बाज़ औक़ात ये भी हमने देखा है कि चीज़ें जो हैं वो गलत डगर पर चली जाती हैं और बैकफायर कर जाती हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट वही बात आती है कि जो मीडिएटर्स हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक, तुर्की जैसे ममालिक जिन्होंने पहले बड़ा अहम किरदार अदा किया और गालिबन अब भी कर रहे होंगे पसे पर्दा, वो ईरान को समझाएं और वो ये जो है इस मामले को ठंडा करवाएं, क्योंकि ये फिर एक बार हाथ से निकल जाता है तो ये पेंडोरास बॉक्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने एक्टर्स इन्वॉल्व हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, खुसूसन अभी देखिए ना बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब अफेक्टेड होंगे। यूएई का तो खैर चले छोड़िए, क्या ही जिक्र करना है। और खुद पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक चैलेंज बन जाता है हर बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऊपर जाता है। आपने देखा आज भी स्टॉक मार्केट जब खुली तो नीचे थोड़ी सी गिरी हुई थी और अगर तेल की कीमत ऊपर नीचे, कल तेल की प्राइसेस में थोड़ा इजाफा हुआ है। देखिए ना पाकिस्तान के तो ये अब ये एक मतलब वजूदी खतरा बन जाता है माशी और सिक्योरिटी फ्रंट्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अब ये मीडिएशन की जरूरत है, ईरान को थोड़ी सी तसल्ली देने की जरूरत है। मीडिएशन तो मुस्तकिल होती रही, मीडिएशन के बायस तो एक एमओयू साइन हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से मतलब 17 को मुआहदे में दस्तखत करते हैं, 25 को इब्तिदाई तौर पर आपस में थोड़ी बहुत खिटपिट होती है। ये पिछले एक हफ्ते से तो मुस्तकिल मामला चल रहा है। वो दोनों अगर एक दूसरे पर एतमाद नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तो यही आके चीजें फिक्स में है मुकम्मल तौर पर। देखिए आयशा, वाकया यूं है कि मीडिएशन तो हुई ना, एक
जंग की जो कैफियत थी उससे निकाला गया ममालिक को और खित्ते को और दुनिया को। लेकिन ये मीडिएशन जो है ये भी इसको एक पौधे की तरह आबियारी करनी पड़ती है। पीस प्रोसेस जो होता है वो हमेशा पेचीदा होता है, कई मराहिल से गुजरता है। वो ऐसा तो है नहीं कि ये दो फरीक हैं और इनके दरमियान कोई एमओयू हो जाएगा तो ये बाज आ जाएंगे। देखिए इनकी अब राइवलरी पिछले 45-46 साल पर मुश्तमिल हॉस्टिलिटी है। ये तो पाकिस्तान का कमाल है कि उसने 1979 के बाद ईरान और अमेरिका की बराह रास्त उनके हुकाम की आपस में बातचीत करवाई है। इससे पहले तो इनकी कोई डायरेक्ट बातचीत भी नहीं हो रही थी, सब कुछ इनडायरेक्टली हो रहा था या अपने वो जो होते हैं इंटरलोक्यूटर्स उनके थ्रू हो रहा था। तो अब ये बहुत सारे इनके दरमियान, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बैड ब्लड, एक टॉक्सिक हिस्ट्री बन चुकी है। उसको ठीक करना भी तो जरूरी है। उसके लिए आपको वो भी हमारा काम। जी देखिए वो हमारा काम अब बंद, हमने एक तो खुद जिम्मा लिया। लेकिन एक दूसरा बात ये है आयशा कि हमारे लिए ये बहुत अहम है। मैं अक्सर यही बात कहता हूँ। अभी देखिए ये पाकिस्तान में ना ये तनकीद होती है कि जी ईरान में बड़े मसरूफ हैं और बाकी चीजों को छोड़ दिया। ईरान में क्या है, ईरान में तो ये कर लिया तो मुल्क में क्या तीर मार लिया, हमें क्या फायदा होगा। देखिए अगर ईरान की स्टेट कोलैप्स करती है तो अभी जो अफगानिस्तान से हमारी सिक्योरिटी का इतना बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है इंडिया और अफगानिस्तान की गठजोड़ से, अंदाजा कीजिए कि एक कमजोर ईरान या वहां पर इजरायली जिसे कहते हैं नॉमिनेटेड गवर्नमेंट हो तो हमारा तो बिल्कुल ही हम हर तरफ से घिर जाएंगे। फिर तो मुताला पाकिस्तान की तमाम बातें दुरुस्त साबित हो जाएगी 101% कि हर तरफ से खतरों में घिरा पाकिस्तान। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें ये इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए जी, और पीस प्रोसेस की आबियारी मुस्तकिल करनी चाहिए जी। ठीक हो गया।